वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक तक हमने क्या सीखा था? हमने इलास्टिसिटी चैप्टर तक के डायमेंशन फॉर्मूले कैसे याद किए जाए हम सीख चुके थे। देखिए, इलास्टिसिटी को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नाम से भी जाना जाता है। आज के टॉपिक में हमारी शुरुआत होगी आगे के टॉपिक्स, जिसमें आपको मिलने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे ऑसिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेटर ऑन आप वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात ऐसी है कि अगर हम फॉर्मूला लर्न करने गए तो लॉन्ग टर्म में हमें भूलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन हमने समझा और उसके बाद लर्न किया तो हमें याद आता है कि वो प्रोसीजर किस तरह का था। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में, या ये कह लीजिए फ्लूइड में, आपको कौन कौन से फॉर्मूले मिलने वाले हैं? तो एक वर्ड आपको मिलेगा जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अब देखिए, टेंशन वर्ड क्या दिमाग में आता है? टेंशन सुन के दिमाग में आता है फोर्स का यूनिट होगा, लेकिन ये गलत बात है। फोर्स का यूनिट नहीं होता। सरफेस टेंशन का सीधा मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट लेंथ। अब सर ये क्या है? तो मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में हमने लिक्विड फिलअप किया, तो कंटेनर में लिक्विड फिलअप करने के बाद की सिचुएशन क्या होगी? व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर फिलिंग लिक्विड? आप ये देख सकते हैं, मच्छर पानी पर बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठ सकते हैं। मच्छर पानी पर बैठ सकते हैं लेकिन आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका जो वेट है, आपका जो फोर्स है, आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो वाटर लेयर बियर नहीं कर सकती, पर मच्छर क्या कर सकती है। मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली उस मेम्ब्रेन्स क्रिएट है सरफेस पर, तभी वो मच्छर होल्ड हो पा रहा है। तो वहीं पर हम ये कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन है स्ट्रेचिंग टाइप स्ट्रक्चर बिहेव कर रही होती है, और उस मेम्ब्रेन पर अगर एक इमेजिनरी आप एक सरफेस ड्रॉ करें, मान लीजिए ड्रॉ करें, इस तरह सरफेस ड्रॉ किया, ये टॉप मोस्ट सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिएगा इसका ऐसा टॉप से, तब क्या है? तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन पर इधर के मॉलिक्यूल इधर खींचेंगे, इस लाइन पर इधर के मॉलिक्यूल इसको इधर खींचेंगे। मेम्ब्रेन है, खिंचाव है, स्ट्रेचिंग है, बिल्कुल वैसे जैसे कि बलून का आप छोटा सा पोर्शन ले लीजिए, उसको खींचना चालू कीजिए, तो आप देखेंगे मेम्ब्रेन खिंचाव है दोनों तरफ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन कहलाता है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, इसका होता है L, T से T कैंसिल हो जाता है, L से L कैंसिल। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिलेगा MT-2, M1 L0 T-2। यहीं पर आपको एक टर्म और मिलने वाला है इसी टॉपिक के अंदर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी? तो देखिए, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन लगभग सेम ही होते हैं, समझिएगा इस बात को। भाई सॉलिड में m मास के ब्लॉक को उठा के मैंने थ्रो किया, सरफेस पे गया, तो ब्लॉक रेस्ट पर किस कारण से आता है? रेस्ट पर किस कारण से आता है? तो रेस्ट पर आता है फ्रिक्शन फोर्स के कारण, बराबर है। वैसे एक बॉल को मैंने किसी वाटर कंटेनर में डिप कर दिया या ड्रॉप किया, तो बॉल के नीचे जाते ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स जिनके कांटेक्ट में वो आएगा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बराबर है। तो वो फोर्स विस्कस फोर्स होगा, विस्कस ड्रैग होगा। वो जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? विस्कस ड्रैग होगा, बराबर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप ये सीखेंगे आगे डिटेल में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये एग्जांपल से समझिए आप कि मान लीजिए आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, आपने हनी के ड्रॉप को इस तरह से रख दिया। हनी मतलब शहद। अब शहद की ये बूंद क्या होगी? बोले सर शहद की ये बूंद, हनी की ये बूंद, और अगर वाटर ड्रॉप रख दिया जाता था तो दोनों में से कौन नीचे पहले आता था? तो आपका जवाब है पानी जल्दी नीचे आ जाता था, बराबर है। तो कौन देर से नीचे आता था? तो फिर डेफिनेटली अभी तक आपने सोच लिया होगा सर हनी वो नीचे धीरे धीरे आएगा, बराबर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हनी की ड्रॉप जब नीचे स्ट्रक्चर बना रही होगी या चल रही होगी तो इसका शेप कुछ डिस्टॉर्ट ऐसा होगा। थोड़े समय बाद और शेप की बात करें तो हम कह सकते हैं कि और ये फैल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा। पर ये बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो तो अभी भी कांटेक्ट में है, बॉटम मोस्ट लेयर तो अभी भी कांटेक्ट में है। मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट में है मतलब रेस्ट पर है। और टॉप मोस्ट लेयर मोशन में आई, उसका शेप चेंज हुआ, और मोशन में आई, शेप चेंज हुआ। मतलब ये हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी सरफेस को हॉरिजॉन्टल बनाऊं
और मैं आपको यहां से ड्रॉप का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ ऐसा बताऊं, ये ड्रॉप का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ ऐसा स्ट्रेच होता हुआ बताऊं कि भाई समय के साथ में लंबा हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, अगर इसे ग्राउंड को रेफरेंस माना जाए, बराबर है, तो मॉलिक्यूल्स या किसी की भी पोजीशन की हम बात करें, पोजीशन है ना, और उसके अगले वाले छोटे से किसी डिस्टेंस पर हम बात करें x प्लस डी एक्स में, तो आप ये बताइएगा यहां से सरफेस पर x डिस्टेंस, उसे थोड़ा सा आगे मतलब स्मॉल डी एक्स, समझ भाई बात, स्मॉल डी एक्स। अब क्या हुआ, स्मॉल डी एक्स, यहां की वेलोसिटी v है तो यहां की वेलोसिटी v प्लस डी वी है। सर ऐसा क्यों? अरे भाई आप भी जानते हो, जब ये नीचे गिर रहा होगा या ये जो ड्रॉप आगे की तरफ बढ़ रही होगी, तो पहले ऊपर वाला पार्टिकल मूव करेगा, उसके नीचे वाला पार्टिकल मूव करेगा, फिर नीचे वाला मूव करेगा, फिर नीचे वाला मूव करेगा, और ये तो कांटेक्ट में, बॉटम में, तो बॉटम पर है, कांटेक्ट में है, मतलब रेस्ट पर है। मतलब आप ये कहें कुल मिलाकर टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई जाएगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई जाएगी। मतलब आप अपर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ बात करेंगे तो वेलोसिटी कम होती हुई है। तो भाई लोअर से ऊपर की तरफ बात करेंगे, लोअर से ऊपर की तरफ बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब वेलोसिटी में बदलाव है पोजीशन के बदलने से, इसे एक टर्म से नाम से बताया गया है जिसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब कि पोजीशन के साथ में वेलोसिटी में कितना बदलाव आया है उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा गया है। वापस सुनिएगा, पोजीशन के साथ में किसमें बदलाव, वेलोसिटी में क्या चेंज आया, उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा गया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट आप चेक कर लीजिएगा, आप डायमेंशन भी चेक कर लीजिएगा। मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को मान लीजिए वीजी लिख देता हूं, तो यहां पर मैं कहता हूं वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t - 1 डिवाइड बाय dx मतलब L। तो यहां देख सकते हैं टी कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का सीधा सीधा डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 t - 1 आ चुका है। अच्छा, t - 1 ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज किया जाता है, t - 1 फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज किया जाता है। तो बच्चों लिक्विड लेयर या हनी की ड्रॉप जब नीचे आ रही थी तो उसे उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स आपस में खींच रहे थे, मतलब रोक रहे थे। भाई जैसे पानी की बूंद तुरंत नीचे आ गई, हनी धीरे धीरे आ रहा था, मतलब क्या हुआ, हनी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ये जिससे बना हुआ है वो थोड़ा रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं कि स्लो जाइए, बराबर है। तो जो फोर्स है ऐसा देखा गया है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। इसी को हटाया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। तो ईटा को क्या कहते हैं? ईटा, दिस ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को क्या नाम दिया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे? ईटा यहां रहने दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए f इंटू डी एक्स अपॉन डी वी, और आपके पास में a भी आ जाएगा डिवाइड में। तो देखिए यहां पर ईटा f dx, f इंटू डी एक्स डी वी इंटू ए। अच्छा, फोर्स क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है? अभी तक हम सीख चुके हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स होता है m1 L1 t - 2। तो ये हो गया आपके पास m1 L1 t - 2। अच्छा, dx क्या है? तो dx मतलब लेंथ है, मतलब l की पावर 1। वेलोसिटी कितना है? तो lt - 1 लिखते हैं वेलोसिटी के लिए, lt - 1। एरिया के लिए लिखते हैं l²। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, हम यहां पर क्या कह पाएंगे? m1, इस l से ये l कैंसिल हो गया है ना, यहां की पावर m1 L - 1 आ चुका है, क्योंकि l की पावर 2 ऊपर जाएगी तो l की पावर 1 l की पावर -2। अब यहां पर t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा t की पावर +1 हो जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा आपके पास m1 L - 1 t - 1। यहां पे 1 है, ध्यान रखना, फर्स्ट वन नेगेटिव, फर्स्ट वन पॉजिटिव, सेकंड वन नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव है। एक बार फिर चेक कर ले, m1 l से l कैंसिल हो गया, l की पावर 1 l - 1 ऊपर गया, t की पावर -1 नीचे था, ऊपर गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस -1 हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये टॉपिक समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, एंड दैट टॉपिक इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ऑसिलेशन। क्या कहलाता है बच्चों? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूले वही हैं जो हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किए, लेकिन यहां पर कुछ टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, उन टर्म्स को समझने की जरूरत है। ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर
जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाएगा जब मैं एसएचएम पढ़ाऊंगा आपको, तब उस केस में ये जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं ये वेव मोशन में काम आने वाला कंसेप्ट है और वो फॉर्मूला लर्न करने में काफी मदद करेगा। बात ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास में कोई पर्सन या कोई भी पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन परफॉर्म करता है, भाई ए से होता हुआ बी गया, सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाया, ए से होता हुआ बी पर गया, बी से होता हुआ सी पर गया, सेंटर पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री है। अब देखिएगा ध्यान से, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है, तो 270 डिग्री है। और वापस कंप्लीट जब रोटेशन करते हुए या रिवॉल्व करते हुए ए से बी से सी से डी और डी से आएगा तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री एंगल बनेगा, बराबर है। हम 90 को पाई बाय 2 भी लिखते हैं, 180 को क्या लिखते हैं, पाई, इसको क्या लिखते हैं, पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2, और ये से लिखा जा सकता है 2 पाई। अच्छा देखिएगा ध्यान से, सर्कुलर मोशन चैप्टर में भी बात हमने सीखी थी, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहां से कंप्लीट होने में टाइम टी लगा, इसका हाफ कितना हो गया, तो टी बाई 2 हो गया, इसका हाफ साइकिल टी बाई 2, इसका भी हाफ, टी बाई 2 का भी हाफ, टी बाई 4, और ये आ जाता है आपके पास में 3t बाई 4। एंगल के टर्म में बात याद रखिएगा। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो किसी एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर कुछ इस तरह से मोशन परफॉर्म करता है। पार्टिकल यहां से शुरू होता है टाइम t इक्वल टू 0 पर, वो यहां पर पहुंच जाता है पार्टिकल p, कोऑर्डिनेट है उसका x, y, एंगल थीटा है, रेडियस आपके पास में r है, जिसे कई बार a बताया जाता है। अब आपसे क्या बोला जाए, पार्टिकल जब 0 से मतलब a पोजीशन से पार्टिकल जब p पर पहुंचा, देखना बेटा, पार्टिकल a से कहां पर पहुंचा, p पर पहुंचा, तो सेंटर पे क्या सब्सटेंड किया, सेंटर पे एंगल सब्सटेंड किया। पार्टिकल ए से पी पहुंचा तो सेंटर पे क्या सब्सटेंड किया, तो सेंटर पे सर एंगल सब्सटेंड किया, बराबर है। तो एंगल बना कितने टाइम में बना, टी टाइम में बना। तो एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा टी लिखा जा सकता है। यहां तक बात क्लियर है। तो अब देखो बात क्या है, बात ऐसी है कि ये रहा एक्स, ये रहा एक्स डैश, ये रहा y और ये रहा आपके पास में y डैश। थोड़ा समझना स्टूडेंट, मैं पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड आउट x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। तो कैसे निकाला जाएगा, सर बोले सिंपल है, यहां से पार्टिकल p पोजीशन पर है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये o है सेंटर, ये m बन गया, ये थीटा है, तो आपको सर ओपीएम ट्राइंगल मिल गया। ओपीएम ट्राइंगल मिला तो क्या मिला, ओपीएम ट्राइंगल मिलने पर देखो ध्यान से सुनना, ये थीटा है, ये a है, ये x है और ये y है। cos थीटा कितना हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x कितना आ गया, a cos थीटा। थीटा कितना लिख सकते हैं, तो थीटा को लिख सकते हैं आप ओमेगा टी, चेक कीजिएगा थीटा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो x इक्वल टू आ गया a cos ओमेगा टी, ठीक है। अब साइन थीटा चेक करो क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर y, हाइपोटेनियस a, तो y इक्वल टू कितना आ गया, a sin थीटा, y इक्वल टू क्या आ गया, a sin थीटा। तो y क्या लिख सकते हैं, a sin ओमेगा टी। और ये इक्वेशन कब की इक्वेशन है, ये इक्वेशन तब की इक्वेशन है जब पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 से 0 एंगल पर था, 0 एंगल पर था, ठीक है, समझ में आई बात, 0 एंगल पर था। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता था, तो हमने 2 इक्वेशन लिख दी इन केस के लिए। देखो बच्चों, ये बात आपको एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल लेते हैं तो आपको इक्वेशंस आती है, वो इक्वेशन कंफ्यूज करती है कि है क्या, किस तरह से पढ़े, इन्हें कैसे याद करें। एक बार समझा दूंगा ना तो बात क्लियर हो जाएगी, और क्लियर हो गई तो लंबे समय तक याद भी रहेगी। तो भाई जब पार्टिकल ऐसा चल रहा है तो x इक्वल टू क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे x इक्वल टू a ओमेगा टी, और y इक्वल टू क्या होगा, a sin ओमेगा टी। अब एक बात और सुनो बच्चों, मैंने कहा ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर था। जब पार्टिकल कितना था, t इक्वल टू 0 पर था, कहां पर था, उस पोजीशन पे था जब थीटा 0 था। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपने मोशन स्टार्ट किया हो या जब स्टडी स्टार्ट की हो, ऑलरेडी पार्टिकल 30 डिग्री एंगल पर हो, ऑलरेडी पार्टिकल 30 डिग्री एंगल पर हो, जैसे मैं फाइ से कहता हूं, क्या कहता हूं, फाइ से। मतलब जब आप मोशन की स्टडी शुरू कर रहे हैं, पार्टिकल को देख रहे हैं, तब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर है, पार्टिकल ऑलरेडी a पोजीशन पर है। अब वो क्या करता है, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब फाइनल टाइम t टाइम के बाद में a से कोई नई पोजीशन पे पहुंच जाता है, a से नई पोजीशन पे पहुंच जाता है, a यहां पर था अब यहां पर पहुंच गया, a से कोई नई पोजीशन पे पहुंच जाता है, वो b पोजीशन आपके पास आ गई। अब ये आ गया आपके पास में फाइ,
ये आ गया आपके पास में फाई और नई पोजीशन बन गई थीटा। तो टोटल एंगल कितना बन गया भाई, ये 30 था और ये थीटा कुछ बना तो 30 प्लस थीटा हो जाएगा भाई। यहां से यहां तक 30 था और आगे बना थीटा, तो बोलो कितना हो जाएगा टोटल। बोले सर 30 प्लस थीटा होगा, मैं वही समझाना चाहता हूं। मतलब 30 प्लस थीटा होगा, इसका मीनिंग आप ये कह लो आप साफ साफ कि पार्टिकल अब जब नई पोजीशन पे पहुंचा एक्स कोमा वाई, तो ये एंगल हो गया थीटा प्लस फाई। वापस से वही वाली बात, ओपी पार्टिकल परपेंडिकुलर, यहां पर हो गया आपके पास में ओ पी एम थीटा प्लस फाई, ठीक है ना। ये आपके पास ए आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स कोमा वाई है। अब ट्राइंगल बना लीजिए ओपीएम, तो ओपीएम ट्राइंगल बना लेते हैं। ओपीएम ट्राइंगल बना लिया तो ये आ गया आपके पास में ओपीएम ट्राइंगल, ठीक है। ये रहा ओ, ये रहा पी और ये रहा आपके पास एम। ये हो गया थीटा प्लस फाई, परपेंडिकुलर वाई ये एक्स ही आपके पास है। चलिए कॉस थीटा लिखिए, कितना होगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ए है। अच्छा थीटा कितना बनेगा बताओ इस बार। सर थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल सबटेंडेड, तो थीटा प्लस फाई अपॉन टाइम टी, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है। क्लियर है बात, थीटा प्लस फाई इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अब यहां पर हम थीटा प्लस फाई लिख रहे हैं, थीटा प्लस फाई है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में। हालांकि ये कहा जाए तो पार्टिकल का थीटा प्लस फाई नहीं ले सकते हम लोग। भाई पार्टिकल चला कहां से, तो बोले सर पार्टिकल ऑलरेडी फाई पे था, तो चला कब फाई के बाद, इसलिए ओमेगा जितना एंगल चला डिवाइड बाय टाइम, तो थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा टी एक्स अपॉन ए। एक्स इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा प्लस फाई। बोलो x इक्वल टू ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी है, प्लस फाई, तो x इक्वल टू आ गया ओमेगा टी प्लस फाई। अब y देखो तो साइन थीटा प्लस फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y इक्वल टू आ गया a साइन थीटा प्लस फाई, तो y इक्वल टू आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां तक बात समझ में आ गई। तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो मैंने ये क्यों बताया, कारण सुनिए। आपके पास दो सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन ये थी कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल p पॉइंट पर था। दूसरी सिचुएशन है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है, समझना। तो टाइम t इक्वल टू जब 0 है ना, तो पार्टिकल ऑलरेडी फाई एंगल पर था, 30 डिग्री एंगल पर। ये पोजीशन थी पार्टिकल की ए, ठीक है। अब पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके आगे बढ़ा आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद की कंडीशन बताओ। टी टाइम के बाद कंडीशन ऐसी हो गई, पार्टिकल पी पोजीशन पे पहुंच गया थीटा एंगल बनाकर। अब टी टाइम के बाद की कंडीशन बताओ, पार्टिकल बी पोजीशन पे पहुंच गया थीटा बनाकर। तो अब कितना एंगल बन गया थीटा प्लस फाई। ये ऐसा है। तो यहां पर एक टर्म आ रहा है जो टर्म आपको कई बार कंफ्यूज करता है, कई बार आप बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आता नहीं। इसी को कहा जाता है फेज। क्या कहा जाता है, फेज। क्या कहते हैं, फेज। फेज का मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला जो किसी भी टाइम पे एंगल है उसे हम फेज कह रहे हैं। अच्छा अब बताइए, जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर था तो इसका इनिशियल फेज कितना है, t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल a पर है मतलब फेज 0 है। पर टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल फेज कितना है, इसका इनिशियल फेज टाइम t इक्वल टू 0 पर फाई है, मतलब 30 डिग्री है। और इसी इनिशियल फेज को फाई कहा गया है बच्चों। तो इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई बच्चों। अब थोड़ा समझना, यहां पर ओमेगा पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फाई पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, टी पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। डायमेंशन के बारे में चेक करते जाना आप, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड व्हाट। मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज व्हाट, टाइम पीरियड। तो अब यहां पर x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा थीटा अपॉन टाइम। अच्छा जब पार्टिकल वन साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब पार्टिकल जब a से b जाता है, b से c आता है, c से d आता है, टोटल घूमकर आता है, तो थीटा कितना हो जाता है, बोले सर 2 पाई। टाइम टू कंप्लीट साइकिल कैपिटल T, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई बाय टी। पर ये किसके लिए आता है, वन साइकिल के लिए आता है।
हमने 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर पढ़ा था, वहां पर सीखा था रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t और 2π इंटू 1/t लिख सकते हैं आप। तो y ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया 2πf। कई किताबों में 2πn से भी बताया जाता है बच्चों, कई किताबों में 2πn से भी बताया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू आ गया ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाइव है फेज, इनिशियल फेज, और ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, टोटल फेज। कौन सा फेज है, टोटल फेज है। अब समझना स्टूडेंट्स, ए क्या है, तो ए रेडियस थी, ए क्या थी, रेडियस थी। तो रेडियस मतलब लेंथ का यूनिट। तो एक्स क्या है, पूरी इक्वेशन का एनालिसिस करो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो थोड़ा समझना, एक्स मतलब पोजीशन की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ए क्या है, तो रेडियस है। ओमेगा क्या मिलेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, 2π/t लिखेंगे। इसे और क्या लिखा जा सकता है, 2πf लिखा जा सकता है। कई किताबों में क्या लिखते हैं, 2πn लिखते हैं। फाई क्या है, एंगल है। अच्छा, एंगल कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है। यूनिटलेस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 डिग्री पाई रेडियन, रेडियन यूनिट है, डिग्री यूनिट है, लेकिन डायमेंशनलेस है। अब ये होने के बाद में अब थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट्स, हम एसएचएम और वेव दोनों टॉपिक के कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहीं पर कर लेते हैं, और उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस या डायमेंशंस क्या क्या पूछे जाते हैं और क्या निकाले जाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। समझना थोड़ा सा इस बात को। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जब पार्टिकल ए से बी जा रहा था, सेंटर पे एंगल कितना बना था, तो आपने कहा था 90 बना था। मैंने फिर कहा था कि पार्टिकल जब ए से बी जाते हुए बी से सी गया था, तो सेंटर पे 180 डिग्री एंगल बना था, ठीक है। अभी मेरा डिस्कशन हुआ था आप लोगों से कि ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी आया, तो टोटल एंगल कितना बना, तो आप लोगों ने कहा था सर 270 डिग्री एंगल बना। और अब मैं कह रहा हूं पार्टिकल जब ए से बी जाते हुए, बी से सी आते हुए, सी से डी और वापस आते हुए, तो हम जानते हैं 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो बच्चों इसको इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, हाफ साइकिल यहां पर, हाफ साइकिल यहां पर, हाफ साइकिल यहां पर, हाफ साइकिल यहां पर, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर जो है, इसे हम वेव समझेंगे। क्या समझेंगे स्टूडेंट्स, वेव समझेंगे। अब समझने पे ध्यान देना, यहां से थोड़ा समझिए, आधा चांद है तो 180 और आधा चांद है तो 360, 360 डिग्री, पूरा चांद बन गया, ठीक है ना, कंप्लीट। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी मैंने, कई बार ये आपको मदद देगा। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फिर से किसके बारे में, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये आपके पास में ऐसा। अच्छा, 0 से 180 को कई बार क्या लिखते हैं, पाए, इसे लिखते हैं 2π, इसका हाफ π/2, इसका हाफ कितना है, 3π/2। ये 0, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका हाफ कितना है, t/2, इसका भी हाफ कितना है, t/4, और ये कितना है, 3t/4। अब थोड़ा समझना मैं क्या बताना चाहता हूं भाई। ये जो कहलाता है वेव्स के कंसेप्ट के हिसाब से, इसे कहा जा रहा है वेव। क्या कहा जा रहा है, वेव। ये रहा आपके पास में मीन पोजीशन, इसे क्या नाम दिया जाता है, मीन पोजीशन, ठीक है ना। अच्छा, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ गए प्लस है, नीचे की तरफ गए माइनस है, तो ये क्या है, क्या ये एम्पलीट्यूड है। क्या बच्चों, एम्पलीट्यूड है। जो मैं आपको अभी सर्कल में रेडियस बता रहा था ना, वो बेसिकली यहां पर हम एम्पलीट्यूड डिफाइन करते हैं। मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉजिटिव, मीन पोजीशन से मैक्सिमम नेगेटिव, मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉजिटिव, मीन पोजीशन से मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड आ चुका है। अब समझिए, इसे कहा जाता है क्रस्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा। इसे कहते हैं ट्रफ, इसे कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं ट्रफ, ये भी मैं समझा चुका हूं पहले। आप लोग पहले ये बात देख चुके हैं, क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, क्रस्ट टू क्रस्ट कितना होता है, तो सर हम जानते हैं वेवलेंथ होता है। ट्रफ टू ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो सर हम ये भी जानते हैं, ये वेवलेंथ टर्म होता है। दिस टर्म इज नथिंग बट वेवलेंथ। तो क्रस्ट टू क्रस्ट वेवलेंथ, ट्रफ टू ट्रफ वेवलेंथ, थोड़ा समझते हैं भाई। ये रहा क्रस्ट, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसा, ये नेक्स्ट क्रस्ट आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब समझना, आधा चांद, ये देखो 1/4 होता है तो 90 डिग्री, आधा हो जाता है 180, 90 प्लस 180 कितना लिखेंगे, 270, 270 प्लस 90 कितना लिखेंगे, 360। अच्छा, 360 जब होता है तो क्या होता है, 360 होता है तो 1 साइकिल होता है, 360 होता है तो क्या होता है, 1 साइकिल होता है, 1 साइकिल होता है तो टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 साइकिल। तो हम कहते हैं 1 साइकिल के अंदर जो डिस्टेंस कवर होती है ना, उसे वेवलेंथ भी कहा जाता है।
तो यहां से यहां तक का वेव का जो हो गया दैट इज वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? वेवलेंथ। अच्छा सर इसकी जरूरत? डेफिनेटली। इक्वेशन जब आप देखोगे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो आपको कंपैरिजन करते ही नहीं बनता है कई बार कि क्या दे रखा है, ए क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, लैम्डा क्या है। अब समझो ध्यान से, हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ ली। अच्छा स्पीड, वेव स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब सुनो ध्यान से, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम समझ लिया। अब डिस्टेंस कितना है 1 साइकिल में लैम्डा, टाइम कितना है t, तो लैम्डा इंटू 1/t। अच्छा v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी आ गया। तो अब क्या होता है, ये इक्वेशन जो बनी, इस इक्वेशन का ग्राफ मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एंड दैट ग्राफ इज गिवन बाय y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। हालांकि प्लस नहीं होता, प्लस माइनस दोनों होता है। ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं इसे हम? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं बच्चों। तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ये होती है, थोड़ा समझना इस बात को, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव होती है। तो यहां a क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अच्छा यहां प्लस साइन जब लेंगे ना तो समझना अलोंग माइनस एक्स ट्रेवल कर रही है, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग माइनस एक्स, y इक्वल टू ए ओमेगा टी, ठीक है ना। ये आपके पास में ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, समझिएगा इक्वेशन। अब प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन जो दी जाती है बच्चों, वो दी जाती है इस तरह से, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इससे दी जाती है। सर ये कहां से आई है? देखो बच्चों मैं टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इससे कहां से आई है। जब वेव ट्रेवल करती है तो वेव की इक्वेशन किससे दी जाती है? तो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स से दी जाती है, ध्यान रखिएगा। यहां ए साइन प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिया, तो वेव कहां ट्रेवल करती है पता है आपको? अगर प्लस साइन है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए मानेंगे हम। और अगर मान लीजिए मैंने ये ऐसा रिप्रेजेंट किया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा नेगेटिव साइन जब भी होगा, नेगेटिव साइन, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती हुई नजर आएगी। ये बात ध्यान रखना, भूलना मत इस बात को। अब सर देखो ओमेगा क्या लिखा आपने? लिखा ओमेगा 2π/t, 2π इंटू एफ भी लिखा, कई किताबों में 2π इंटू एन से बताया जाता है। मैंने स्पीड कितना लिखा? लैम्डा अपॉन टी लिखा, लैम्डा इंटू एफ भी लिखा, तो कई किताबों में लैम्डा इंटू एन से बताया जाता है। तो इसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट में आपको एनसीईआरटी, कोई अदर बुक, कोई रेफरेंस मटेरियल, कोई भी कॉम्पिटिटिव की किताब, उसमें आपको मिलता है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये k क्या होता है? तो सर k होता है वेव नंबर, k को कहते हैं वेव नंबर, 2π/λ लिखते हैं। k को क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं, 2π/λ। अब समझना बच्चों, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इंटू स्मॉल t, k को लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स। तो y इक्वल टू कितना आ गया? ए साइन 2π t बाय कैपिटल T माइनस x/λ। सर ये क्यों बताया हमको? अरे ऐसी इक्वेशन देगा और डायमेंशन एनालिसिस पूछेगा आपसे, वहां पे बताओ किस तरह से डायमेंशन निकाले जाए और क्या कैसे चेक किया जाए। तो वहां a इक्वल टू साइन 2π, वहां तक आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे निकालना है। अब देखो y इक्वल टू ए साइन, अदर फॉर्मेट में दिया रहता है इक्वेशन का, और कैसे निकालेंगे वो फॉर्मेट समझना थोड़ा सा। हमें ऐसा दिया रहता है nt माइनस x/λ, तो एक 2π आपके पास में था, ओमेगा को लिख दिया, ये था देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन 2π nt माइनस 2π/λ इंटू एक्स। थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों। मैंने निकाला ए साइन, 2π कॉमन निकाला, nt आ गया, x/λ आ गया, nt x/λ ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस nt माइनस x/λ। अच्छा v के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। यहां पर डायरेक्ट 2π, कई बार 2π n ही डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया जाता है। तो इस तरह के फॉर्मेट्स गिवन होंगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। a मतलब होगा एम्पलीट्यूड, n मतलब फ्रीक्वेंसी, t मतलब टाइम, x मतलब पोजीशन, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। और यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई साइन के बीच में ये जो दिख रहा है ये नथिंग बट एंगल है, और अगर ये एंगल है तो साइन के बीच में कुछ भी आए थीटा, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है? तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। मतलब ओमेगा इंटू टी का प्रोडक्ट भी डायमेंशनलेस होगा, के इंटू एक्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही होने वाली, और कुछ नहीं होने वाला है। तो वेव से कंसर्न जितनी बातें थी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली, है ना। फेज डिफरेंस की बात कर ली, फेज बता दिया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेव स्पीड हो गई, पोजीशन हो गई, इक्वेशन हो गई, अलग अलग तरह के फॉर्मेट कंप्लीट होते हैं। अब देखो बच्चों, जब अब जो टॉपिक शुरू होगा वो आपका होगा थर्मोडायनेमिक्स।
या हम कहते हैं थर्मल वाला टॉपिक शुरू होगा, थर्मल फिजिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, और इसी के अंदर एक टॉपिक और होगा जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। तब जाके आपके डायमेंशन के 11th वाले सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे, जिससे कि क्लैरिटी के साथ में आपको डायमेंशन लंबे समय तक याद रहेंगे। आइए समझते थोड़ा सा। थर्मल फिजिक्स में ये बात कई बार पूछी जाती है या बताई जाती है कि मान लीजिए एक मास है, दूसरा मास है, ये 5 kg का मास है, आयरन बना हुआ है, और ये 10 kg का मास है, ये भी आयरन का बना हुआ है। मैं आपसे पूछूं दोनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, कॉमन सेंस से बताइएगा किसका एनर्जी ज्यादा लगेगा? तो आप सीधा जवाब देंगे सर जिसका मास ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा लगेगा। फिर मैंने कह दिया कि दोनों का मास सेम है, मास सेम है, इसका टेम्परेचर मुझे करना है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर दोनों हैं। मैं चाहता हूं कि 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए और मैं चाहता हूं कि 47 डिग्री सेल्सियस हो जाए। 27 से 37 कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है? तो बोले सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। 27 से 47 कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है? 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ज्यादा किसमें लगेगी एनर्जी? बोले सर ये टेम्परेचर डिफरेंस जिसका ज्यादा है उसमें लगेगी। तो बेटा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा थीटा में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, इस टर्म को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इस पे क्वेश्चन आता है और आएगा भी। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अननोन होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Q इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, m इंटू डेल्टा थीटा। तो एस डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा समझते जाइएगा, m इंटू डेल्टा थीटा। Q मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब m1 L2 T-2, मास m मतलब मास मतलब कैपिटल M, टेम्परेचर के लिए थीटा यूज कर लीजिए। ये आ गया आपके पास L2 T-2 थीटा -1। तो बेटा ये, लेकिन मैंने जो स्पेसिफिक हीट निकाली ये ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब यहां मास लिया गया, मास के प्लेस पे मोल ले सकते थे, तो मोल लेते थे तो क्या लिखते थे? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। मतलब सर थोड़ा समझाओ। मैं आयरन के 5 मोल ले लेता था, 5 मोल, मोल के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं ना, 1 मोल समथिंग अमाउंट, 5 मोल ले लिया तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाता था आपके पास में n डेल्टा थीटा। तो Q n कैपिटल C डेल्टा थीटा, तो कैपिटल C Q अपॉन n डेल्टा थीटा। तो ये आ जाता था आपके पास में C का डायमेंशन फॉर्मूला। इसे मोलार स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां देखो मास यूज किया है, मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसे? ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Q मतलब वापस चेक करो, m1 L2 T-2 थीटा, और इसे लिखेंगे मोल। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में m1 L2 T-2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा, मोल इनवर्स थीटा इनवर्स, ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है। इसी चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे, टेम्परेचर के बारे में पूछते हैं। तो भाई टेम्परेचर के लिए जो यूज किया जाता है, अभी मैंने डिस्कस किया, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, डायमेंशन थीटा बताया जाता है। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड देन देयर आफ्टर जब आप आगे बढ़ते हैं थर्मल फिजिक्स के अंदर और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।